Good evening, everyone. I hope you all are good, doing good. So, revision किया है किसी ने भी? In the last class, almost everything complete किया है, except for CS1 में we are remaining with OS chapter, सबसे पहला chapter. अपार्ट फ्रॉम इट हमने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है. बट अगर हम देखने जाए ना तो जो भी चैप्टर्स है एंड ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो ओएस आप चैप्टर को स्किप भी कर सकते हो. हम स्किप नहीं करेंगे, वी विल डेफिनेटली कंप्लीट दैट चैप्टर, लेकिन वी विल फोकस ऑन अदर चैप्टर्स बिकॉज उसमें आपको ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं आएंगे. ठीक है, बाकी चैप्टर्स में. और स्कोरिंग है, बाकी सब कुछ स्कोरिंग है. HTML का को आउटपुट लिखना, लाइक दे विल गिव यू दी कोड, उसका आउटपुट लिखना, या C++ में उसका कोड लिखना, एवरीथिंग वुड बी वेरी इजी, इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं होगा. ऑपरेटिंग सिस्टम C++ में नहीं आता, OS अलग चैप्टर है, C++ अलग, C++ अलग चैप्टर है. यस वंदन, क्लियर? कोई क्वेरीज है अभी किसी को? यस मंदन, अगर C++ कर लिया तो हम OS डेफिनेटली छोड़ सकते हैं. ऑपरेटिंग सारे चैप्टर्स में से, मतलब CS1 में हम एक चैप्टर स्किप कर सकते हैं, ऑप्शनल रख सकते हैं उसको. हम बाकी सारे चैप्टर्स को थॉरली करते जाएंगे सो दैट वो आपको पूरा फुल स्कोर करने में हेल्प हो. ओके, सो C++ में ना अपना चैप्टर कंप्लीट जब किया तो देयर वर फ्यू थिंग्स जो रिमेनिंग थी. किसी को याद है क्या था? किसने गो थ्रू किया, पढ़ाई की है? हाँ, ओके. तो अभी C++, किसी ने भी CS1 थोड़ा सा भी ध्यान दिया है, पढ़ा है? नो वन? इतने सारे पार्टिसिपेंट्स है, किसी ने भी CS1 ने बिल्कुल नहीं खोला? बिल्कुल भी CS1 का C++ चैप्टर को रीड ही नहीं किया है? कितना टाइम हो गया CS चैप्टर 1 कंप्लीट करके? उसके बाद में हमने ये कर लिया, अपना डेटा स्ट्रक्चर्स कंप्लीट किया. ओके, तो C++ में हमारा एक टॉपिक वर्चुअल फंक्शंस एंड प्योर वर्चुअल फंक्शंस एंड फ्रेंड फंक्शन, इफ यू रिमेम्बर, ये थोड़ा पेंडिंग है. ठीक है, तो हम क्विकली आज वो कर लेते हैं बिकॉज मैंने आप लोगों के कॉलेज के प्रीलिम्स के पेपर्स देखे तो वहां पे देयर वर फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू फ्रेंड फंक्शंस एंड ऑल. सो लेट्स नॉट कीप एनी स्कोप के आप C++ का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो. ओके, so let's start. I have a PDF today. Okay, I'll share my screen. क्या ये विजिबल है?
ओके गुड। ओके कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं हमारे सी प्लस प्लस में? कोई वो बता सकता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस डू वी हैव? सिंगल लेवल जहां पे एक पेरेंट और एक चाइल्ड है। सेकेंड मल्टी लेवल, पेरेंट चाइल्ड, चाइल्ड से एक और हमने पेरेंट चाइल्ड डिराइव किया है, ठीक है। देन थर्ड इज मल्टीपल, दो पेरेंट एक चाइल्ड, तीन हुआ। फोर्थ हाइब्रिड है, पेरेंट चाइल्ड मतलब उसके दो चाइल्ड, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी लेवल एंड मल्टीपल। हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी लेवल एंड मल्टीपल। और लास्ट में हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। तो जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है उसमें एक एम्बिग्यूटी सिचुएशन हो सकता है, दैट इज अगर आपका क्लास ए से दो मल्टीपाथ, मल्टीपाथ इज दैट ओनली वेदांत जहाँ पे आपको ए क्लास है उसके दो चाइल्ड बनाए बी एंड सी, एंड बी एंड सी से हमने डिराइव किया डी क्लास, दैट इज योर मल्टीपाथ। आपके टेक्स्ट बुक में उसी को हाइब्रिड कहा गया है। I have the scanning of this from this page number 117 only. उसके पहले का नहीं है लेकिन आई थिंक उसके पहले ही it's there, ठीक है। So the situation of this hybrid inheritance का ये है कि अगर आपके पास क्लास A में एक मेथड है या एक फंक्शन है गेट फंक्शन, वो आपको क्लास D तक मिलेगी बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम A B D एंड A C D। बट गेट मेथड का दो दो कॉपी चला गया D क्लास में, राइट। सो ये एम्बिग्यूटी सिचुएशन हो गया। ये सिचुएशन से बाहर आने के लिए हमारे पास कुछ दूसरे टाइप के फंक्शंस है विच आर नोन एज वर्चुअल फंक्शंस और प्योर वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। तो पहले हम स्टडी करते वर्चुअल फंक्शंस को। इट इज अ पार्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म ओनली, ओके। let's read out this theory of abstract class. Abstract class क्या कहता है, and then we'll go to virtual functions. Everyone over here? किसी को भी कुछ क्वेरी है इनहेरिटेंस वाले पार्ट में जो रिविजन के इनहेरिटेंस में? Okay. An abstract class is one that is used to create that is not used to create objects. मतलब पहले तो बताओ क्लास क्या होती है, बहुत टाइम हो गया क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स रिवाइज करके। तो क्लास क्या होता है, व्हाट इज अ क्लास? Come on guys, I need an answer. What is a class? Set of blueprints. Yes. क्या होता है क्लास, क्या होती है क्लास? बच्चा एक कीवर्ड है सिर्फ, इट्स जस्ट अ कीवर्ड। क्लास इज अ कीवर्ड विच इज यूज्ड टू क्रिएट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्या प्रोग्रामेटिक्स नाम की कोई डेटा टाइप एग्जिस्ट करती है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? नहीं है, ठीक है। तो हमें अगर उस लैंग्वेज उस डेटा टाइप बनाना है तो विल क्रिएट अ क्लास कीवर्ड, क्लास विल नेम इट एज प्रोग्रामेटिक्स। अब उस क्लास में क्या होगा, हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब वो अंदर हम है ना जो भी लिखेंगे उसको बोलते सिर्फ दो चीजें, मेंबर वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शंस। सिर्फ दो ही चीज हम डिफाइन कर सकते हैं। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ मेंबर वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शंस, ओके। अब ये मेंबर वेरिएबल्स और मेंबर फंक्शन हम C++ में पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड तीन अलग अलग सेक्शन में लिखते हैं। जब हमने कोई भी वेरिएबल्स या कोई भी मेंबर्स को, चाहे वो वेरिएबल हो या फंक्शन हो, पब्लिक सेक्शन के अंदर लिखा तो क्लास के बाहर भी हम ऐसे ही इसको कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं। जब हम सिर्फ अगर हमने प्रोटेक्टेड लिखा है तो इसका मतलब जो भी मेंबर्स प्रोटेक्टेड सेक्शन के अंदर है वो अपना क्लास और उसका चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकता है, ओके। व्हेन वी राइट प्राइवेट, when we give access specifier as private, यानी कि वो आपका क्लास ही उसको हैंडल कर सकता है। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेरी है?
गाइस एटलीस्ट थम्स अप दे दो, नहीं समझ में आ रहा है तो सब कुछ ठीक है तो। ठीक है, सो ये था हमारा क्लासेस का थ्योरी। अभी जब हम इस क्लास को बनाते हैं तो इसको यूज करने के लिए विल डेफिनेटली क्रिएट अ वेरिएबल, बिकॉज ये डेटा टाइप है, डेटा टाइप को यूज करने के लिए हम वेरिएबल बना दे, जैसे इंट एक्स। एक्स को आप एक्स इक्वल्स टू वैल्यू असाइन करोगे, बिकॉज आपको यूज करना है उस वेरिएबल को। सिमिलरली अगर आपने क्लास बनाई है, उसको यूज करने के लिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। व्हाट डू वी क्रिएट ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। हर क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो लाइन है, ये जो स्टेटमेंट है विच सेज दैट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज वन दैट इज नॉट यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। सो व्हाई शैल आई क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास? एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट ही क्यों करे? जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकते तो हम क्यों क्रिएट करें? कैन यू वांट टू आंसर मी दैट? Allows the functions of subclass. Okay. ओके, थोड़ा बहुत राइट है वेदांत। सो लेट अस उसको थोड़ा और डीपली स्टडी करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है कि आप क्लास बनाओ, उसको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। एक ऐसी क्लास जिसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो मैं आई विल बी आस्किंग यू कि व्हाई शैल आई क्रिएट सच क्लास जिसका मैं ऑब्जेक्ट ही नहीं क्रिएट कर सकती हूँ। तो ये एक ऐसी क्लास होती है जो बहुत जेनरिक हो, जेनरिक। उसके अंदर आप स्पेशलाइजेशन कुछ नहीं करते हो, सिर्फ जेनरिक चीजें स्टोर। फॉर एग्जाम्पल अभी क्लास व्हीकल बनाई हमने, ठीक है। अब 3 टाइप के व्हीकल है, वी हैव बाइसिकल, वी हैव ऑटो रिक्शा एंड से वी हैव कार, ठीक है। अब तीनों टाइप के व्हीकल्स के व्हील अलग अलग है, सबके स्पीड का फंक्शन अलग है, राइट। स्पीड सबकी कोई फास्ट है, सुपर फास्ट है, सबकी स्पीड अलग अलग है। बट अगर मैंने क्लास व्हीकल के अंदर ही सब कुछ डिफाइन कर दिया, मैंने लिखा स्पीड इज वेरी फास्ट, एंड देन मैंने साइकिल बनाई, ऑटो रिक्शा बनाया, कार बनाया, चाइल्ड क्लासेस 3 बनाए हायरार्किकल इनहेरिटेंस में, एक पेरेंट और 3 चाइल्ड। तो तीनों चाइल्ड का ऑब्जेक्ट तो स्पीड क्या बोलेगा? वेरी फास्ट, जबकि वो कंपैरिजन में रॉन्ग हो गया, बिकॉज स्पीड तो अपनी अपनी क्लास की अलग अलग है, राइट। सो व्हीकल क्लास के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि व्हील्स और स्पीड, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हर एक उसका चाइल्ड क्लास, उसको स्पेशल देना पड़ेगा, स्पेशलिटी उसको डिफाइन करने का काम हो गया चाइल्ड क्लास का। समझा आपको? है ना। सो अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज डिजाइंड ओनली टू एक्ट एज बेस क्लास। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है इज डिजाइन टू एक्ट ओनली, इज डिजाइन ओनली टू एक्ट एज अ बेस क्लास, मतलब सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन देने के लिए, जनरल इंफॉर्मेशन अपने चाइल्ड को जनरल इंफॉर्मेशन देने के लिए, which is to be inherited by other classes, that means your child classes. This is a design concept in program development. जब भी आप एक बड़े लेवल पे एप्लीकेशन डेवलप करोगे, देयर यू नीड के आपके एप्लीकेशन में कुछ चीजें बहुत जेनरिक चीजें आप एक जगह पे स्टोर करो, फिर उसका स्पेशलाइजेशन आप अलग अलग क्लासेस में स्टोर करो, दैट टाइम विल क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। क्लियर है? यस। ओके, सो वर्चुअल फंक्शंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म का ही एक टॉपिक ले लेते हैं हम लोग। पहले हम एक क्लास लेते हैं एग्जाम्पल। क्लास ए में इंट एक्स एंड पब्लिक वॉइड शो है। क्लास बी जो है ये इनहेरिटेंस परफॉर्म करे पब्लिक ए, मतलब आपने पब्लिकली ए के वेरिएबल्स को लिया है। दैट मीन्स आपके पास इंट एक्स तो आएगा नहीं, बिकॉज वो प्राइवेट मेंबर था। वॉइड शो आएगा, अगेन वो वॉइड शो पब्लिक मेथड में ही आएगा। बट हमने क्लास बी में खुद ने भी वॉइड शो बना दिया, इधर भी था और पेरेंट में भी वॉइड शो है, चाइल्ड में भी वॉइड शो है।
जब आप बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो कौन सा शो मेथड कॉल होगा, पेरेंट का या चाइल्ड का? कौन सा वाला डिराइव, कौन सा वाला शो मेथड कॉल होगा? ओके, वापस से क्लास ए में एक शो मेथड है, बी चाइल्ड है ए की, उसमें भी शो मेथड है। अब अगर मैंने बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, बी डॉट शो किया है, तो मुझे कौन से क्लास का शो कॉल होगा, पेरेंट या चाइल्ड? बताओ कौन सा फंक्शन कॉल होगा? सबसे पहले ये पॉलीमॉर्फिज्म है कैसे, लेट्स सी दैट। बिकॉज अगर आपको याद है मेथड फंक्शन ओवरलोडिंग हमने किया था, फंक्शन ओवरलोडिंग याद है? फंक्शन ओवरलोडिंग वेयर सेम फंक्शन नेम है बट डिफरेंट पैरामीटर्स। क्लास शेप बनाया था जिसमें ऐड एरिया कैलकुलेट किया था, एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, तीन अलग अलग शेप का हमने एरिया कैलकुलेट किया था, डिफरेंट पैरामीटर्स हमने लिए थे। ठीक है, तो जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया इस शेप क्लास का एस डॉट एरिया और आपने सिर्फ एक पैरामीटर पास किया, तो डेटा टाइप के बिकॉज ऑफ द डेटा टाइप पैरामीटर्स बीइंग पास्ड वो कॉल करेगा। यहाँ पे सेम फंक्शन नेम है बट अलग अलग क्लास में और अलग क्लास के अंदर इनहेरिटेंस है, तो ये क्या हो गया, ओवरराइडिंग। ये मेथड ओवरराइडिंग हो गई। कौन सा कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको, मेथड ओवरराइडिंग। याद आया कुछ भी? This is what? This is method overriding. Here, show function is used to print values of object of both the classes A and B. The prototype of show, जो show जिस तरीके से लिखा है, define किया है, is same in both the places. The function is not overloaded. Overloading तो नहीं है, overriding है। Therefore, static binding नहीं होगी। Static binding मतलब overloading नहीं हो रहा है। But runtime डायनामिक बाइंडिंग या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज आपका ओवरराइडिंग, जहां पे दो पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास इन्वॉल्व हो। अप्रोप्रिएट मेंबर फंक्शंस कैन बी सिलेक्टेड एट रन टाइम। अब कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ए कॉल होगा या बी कॉल होगा, वो रन टाइम पे डिफाइन होगा। रन टाइम पे कैसे डिफाइन होगा मैम? तो कौन से ऑब्जेक्ट ने कॉल किया, जैसे आप लोग ने मुझे आंसर दिया चाइल्ड का, पेरेंट का, बोथ का, तो किसी ने पूछा ही नहीं कि ऑब्जेक्ट कौन सा कॉल कर रहा है। अगर ए के ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है तो ए वाला होगा, बी के ऑब्जेक्ट ने किया है तो बी वाला होगा। ठीक है, सो यहाँ पर द अप्रोप्रिएट मेंबर फंक्शन कैन बी सिलेक्टेड रन टाइम एंड इट इज अ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, C++ supports a mechanism called as virtual functions. ये वर्चुअल फंक्शन का एक मैकेनिज्म है जो हम रन टाइम पे कर सकते हैं। जैसे पॉलीमॉर्फिज्म में मैंने आपको बताया था, ओवरलोड, ये हमने एक डायग्राम देखा था जहाँ पे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। कंपाइल टाइम को बोला जाता है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। कैन यू मेक अ नोट इन योर, इसी डायग्राम में वहीं पे लिख दो स्टैटिक बाइंडिंग और यहाँ पे लिखो डायनामिक बाइंडिंग। रन टाइम के यहाँ पे डायनामिक बाइंडिंग, यहाँ पे स्टैटिक बाइंडिंग। ठीक है, ये फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड वर्चुअल फंक्शंस को आप यहाँ पे नेम दे दो फंक्शन ओवरराइडिंग। इधर बाजू में एक और नेम दे दो फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग मतलब क्या हो गया? फंक्शन ओवरराइडिंग का मीनिंग क्या हो गया? जहां पे मेरे पास दो क्लास है ए और बी, दोनों में सेम नेम है मेथड के, और आपने ऑब्जेक्ट कॉल किया है चाइल्ड क्लास का, तो वो पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल नहीं करेगा, चाइल्ड के मेथड को, बिकॉज ओवरराइडिंग हुआ है। ठीक है, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पे डायनामिक बाइंडिंग लिखवाया था, यहाँ पे उसको ये अंडरलाइन, यू कैन डू इट। एट रन टाइम इट इज नोन व्हाट क्लास ऑब्जेक्ट्स आर अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, द अप्रोप्रिएट वर्जन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड। अगर ए क्लास के ऑब्जेक्ट ने कॉल किया तो द पेरेंट का, बी क्लास के ऑब्जेक्ट ने कॉल किया तो
चाइल्ड का. Since the function is linked with a particular class much later after compilation, compilation के बाद में ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगा, तो ये लेट बाइंडिंग हो गई, इसीलिए इसको डायनामिक बाइंडिंग बोलते हैं. ठीक है, और कोई क्वेरी है यहाँ पे? ना, ये जो स्टेटमेंट है डायनामिक बाइंडिंग रिक्वायर्स यूज ऑफ पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट, ये बहुत अगेन इम्पोर्टेंट है, इसको लाइन को अंडरलाइन कर दो, इस लाइन को. डायनामिक बाइंडिंग रिक्वायर्स यूज ऑफ पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट. नो, व्हाट आर पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट? यार भारी भरकम वर्ड्स यूज कर लिए. पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट, पहले तो पॉइंटर क्या होता है? कैन एनीवन आंसर मी दैट? व्हाट इज अ पॉइंटर? What are pointers? Pointer, point करने वाला. ठीक है, so I am कोई एक वेरिएबल जो किसी और वेरिएबल का एड्रेस लोकेशन स्टोर करके रखता है. ठीक है, एक वेरिएबल है वो किसी और वेरिएबल का एड्रेस लोकेशन स्टोर करके रखता है, उसको हम बोलते हैं पॉइंटर वेरिएबल. ठीक है, तो अभी हम एक पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे, बट वो तो क्लियरली यहाँ पे लिखा है पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट, तो सीधी बात है उसने पॉइंटर वेरिएबल जो है वो पॉइंट किसको कर रहा है? दूसरे वेरिएबल को नहीं, दूसरे ऑब्जेक्ट को. ठीक है, इट इज पॉइंटिंग टू अनदर ऑब्जेक्ट. क्लियर है? सो पॉइंटर कैन पॉइंट टू एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय क्लास. अभी मेरे पास क्लास ए है, ए क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया एक्स. जैसे यहाँ पे लिखा आइटम एक्स, वेयर आइटम इज अ क्लास एंड एक्स इज एन ऑब्जेक्ट डिफाइंड टू बी ऑफ आइटम क्लास. वो क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया. अब हमने क्या किया? इसी क्लास का एक पॉइंटर वेरिएबल बना दिया. डेटा टाइप सेम है, आइटम क्लास का ऑब्जेक्ट एक्स, आइटम क्लास का पॉइंटर पीटीआर. जो पॉइंटर पीटीआर है ना, वो अभी एड्रेस लोकेशन स्टोर करेगा एक्स ऑब्जेक्ट का. सो पॉइंटर पीटीआर विल बिकम पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट. क्लियर है? क्लियर है? ओके. सो पीटीआर इज अ पॉइंटर ऑफ टाइप आइटम. टाइप आइटम मतलब क्लास आइटम. ओके, टाइप क्यों यहाँ पे बोला गया टाइप आइटम? बिकॉज ऑफ डेटा टाइप आइटम, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, उसका नाम है आइटम. क्लियर? ऑब्जेक्ट पॉइंटर्स आर यूजफुल इन क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स एट रन टाइम. रन टाइम मतलब डायनामिक बाइंडिंग में आप उसको यूज कर सकते हो. We can also use an object pointer to access the public members of an object. Of course, public members है तो आप तो ऑब्जेक्ट तो उसको एक्सेस कर ही सकता है. प्राइवेट मेंबर्स को हम एक्सेस नहीं कर सकते, चाहे वो पॉइंटर्स हो या नॉर्मल ऑब्जेक्ट हो. पब्लिक मेंबर्स को वी कैन एक्सेस. क्लियर? सो ये जो लाइन है ना, आइटम पीटीआर इज इक्वल टू एम्परसेंट. आपका एंड ऑपरेटर को हम एम्परसेंट बोलते हैं, एएमपी, एम्पर, ईआर, एसएएनडी, एम्परसेंट. एम्परसेंट एक्स उसका फुल फॉर्म, उसका इस एम्परसेंट को दूसरा नेम भी है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर. कौन सा ऑपरेटर? एड्रेस ऑफ. सीधी वापस एकदम क्लियरली स्टेटमेंट पढ़ते हैं. आइटम क्लास है, उसका हमने पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाया, इक्वल टू ऑलरेडी एक्स नाम का ऑब्जेक्ट था, उसका एड्रेस ऑफ दैट एक्स ऑब्जेक्ट आप असाइन करो पॉइंटर ऑब्जेक्ट को. क्लियर? वी कैन refer to member functions of item in two ways. अभी यहाँ पे देखो, आइटम जो क्लास है ना, उस क्लास में कुछ मेंबर फंक्शंस होंगे या मेंबर वेरिएबल्स होंगे. पब्लिक मेंबर फंक्शंस और पब्लिक मेंबर वेरिएबल्स. आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली पब्लिक मेंबर वेरिएबल्स एंड फंक्शंस. उसको मैं कॉल करने के लिए मैं एक्स का भी यूज कर सकती थी, एक्स डॉट फंक्शन नेम, एक्स डॉट फंक्शन नेम. बराबर, ये एक मेथड से हम कर सकते हैं. अब जब मेरे पास पॉइंटर भी आ गया तो हम है ना दो तरीके से उसको एक्सेस कर सकते हैं, नॉर्मल एक्स से भी एंड पॉइंटर से भी. यहाँ पे बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है, जब आप ऑब्जेक्ट से कर सकते हो तो एक्स डॉट गेट डेटा, एक्स डॉट शो डेटा. बट आप पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट से करते हो तो आप एरो यूज करोगे. क्या यूज करेंगे हम? एरो. ये आपको इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है. रीजन बीइंग आप वहां पे डेटा स्ट्रक्चर्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ोगे. जब उसका सब्जेक्ट होगा, जब उसकी कोडिंग होगी, देन दिस इज समथिंग व्हिच यू विल बी यूजिंग ऑन एंड ऑफ रेगुलरली. पॉइंटर ऑब्जेक्ट टू पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट, एरो ब्रैकेट, गेट डेटा. तो आप आइटम क्लास का ही गेट डेटा कॉल कर रहे हो, बट कौन से ऑब्जेक्ट का गेट डेटा हो रहा है? एक्स ऑब्जेक्ट का ही. कौन सा ऑब्जेक्ट का? एक्स ऑब्जेक्ट का. वेरी गुड, बिकॉज आप पीटीआर इज पॉइंटिंग टू एक्स ओनली. परफेक्ट.
सो ऑल्सो पीटीआर इज एन अलायस नेम ऑफ एक्स, मतलब निकनेम दे दिया हमने, ऐसा समझ लो, निकनेम दे दिया हमने। ओके, प्रोग्रामेटिक्स इंस्टीट्यूट का निकनेम क्या है, पीआई। सो वैसे ही आपने एक्स ऑब्जेक्ट का निकनेम दे दिया आपने यहाँ पे, सॉरी पीटीआर, एक्स ऑब्जेक्ट का निकनेम दे दिया पीटीआर। ओके, the parentheses are necessary because a dot operator has higher precedence than asterisk operator. तो यहाँ पे आपको अगर ऑपरेटर्स याद हो तो हर एक ऑपरेटर का प्रेसिडेंस होता है, ठीक है, प्लस माइनस एक लेवल पे, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मॉड्यूलस अनदर लेवल पर। सो वैसे ही डॉट का प्रेसिडेंस ज्यादा है, बट हमें पॉइंटर बनाने के लिए एस्ट्रिक लगाना पड़ेगा, दैट इज वाई हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। देन दिस एंटायर थिंग डॉट शो। ओके, दिस कीवर्ड सबसे इजी कीवर्ड है। यहाँ पे कोई क्वेरी है, वी कैन क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट्स यूजिंग पॉइंटर्स एंड न्यू ऑपरेटर्स एज आपका क्लास नेम पॉइंटर इक्वल टू न्यू। न्यू कीवर्ड एक कीवर्ड है, यहाँ पे आप लोग लिख दो न्यू कीवर्ड को अंडरलाइन करके। इट इज यूज टू अलोकेट मेमोरी डायनामिकली। न्यू कीवर्ड का काम है डायनामिक मेमोरी अलोकेशन का। ओके, न्यू एक ऑपरेटर है विच इज अ कीवर्ड दो, जो डायनामिक मेमोरी अलोकेट करेगा। वी कैन क्रिएट एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, एरे ऑफ इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है? व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ एरे ऑफ इंटीजर डेटा टाइप? इंट स्क्वायर ब्रैकेट, जिसमें आपने सपोज 50 दे दिया, ये हो गया आपका विद द वेरिएबल नेम इंट ए स्क्वायर 8 जो भी देना है, ठीक है। सो आपने इंट डेटा टाइप का नाम लिखा, ए वेरिएबल नेम है, उसके अंदर 8 एलिमेंट्स या 50 एलिमेंट्स, जो भी एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं, राइट। दिस इज व्हाट, दिस इज एन एरे ऑफ इंडेक्स, एरे ऑफ इंटीजर, ठीक है, दिस इज एरे ऑफ इंटीजर्स। लेकिन मैं अभी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहती हूँ। आइटम क्लास का अभी तक एक ही ऑब्जेक्ट था एक्स, मुझे 15 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, x1 x2 x3 टिल x15। तो हम क्या करेंगे, एक ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे आइटम x, ठीक है। वी विल राइट एज वन सेकेंड, हाउ डू वी राइट दैट, आइटम x विथ स्क्वायर ब्रैकेट, एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने क्या किया, अपने आइटम क्लास आपकी क्या थी, क्लास, इट्स अ क्लास, आइटम इज अ क्लास एंड x इज द ऑब्जेक्ट नेम, जो ऑब्जेक्ट क्या है, एरे है, इट इज नॉट अ सिंगल वेरिएबल, इट्स एन एरे। सो उसी का दूसरा सिंटेक्स क्या हो गया, ऐसे आप सिंटेक्स, अनदर सिंटेक्स इज आइटम एस्ट्रिक पीटीआर, पॉइंटर को यूज किया, इक्वल्स टू न्यू आइटम क्लास ऑफ 10 साइज। तो 10 पीटीआर के अंदर आपने 10 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, यानी कि पीटीआर इज नाउ पॉइंटिंग टू 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर ऊपर पीटीआर वाज पॉइंटिंग टू ओनली वन ऑब्जेक्ट एक्स, एट दिस लाइन पीटीआर इज पॉइंटिंग टू 10 ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है गाइज, कोई क्वेरी है? ओके, आगे बढ़े। दिस कीवर्ड, दिस पॉइंटर, दिस कीवर्ड बहुत ही अमेजिंग कीवर्ड है। लेट्स मूव अहेड। ओके, this keyword, let me just quickly open up an example to show you how it works. Give me a minute, I'm opening up an example.
ओके, ये दिख रहा है आपको? ओके, हमने क्या किया यहाँ पर, एक बंधन दिख नहीं रहा आपको स्क्रीन? ओके, हमने एक क्लास स्टूडेंट क्रिएट किया है जहां पर वी हैव प्राइवेट वेरिएबल्स इंटीजर आईडी एंड अ कैरेक्टर एरे ए. ओके, दिस इज नथिंग बट योर कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं? क्विकली कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं? राइट डाउन. यहाँ पे मुझे चार्ट में सबको ही लिख के दो, कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं. आई एम नॉट मूविंग अहेड, आई नीड एन आंसर. व्हाट आर कंस्ट्रक्टर्स? That is the specialization which you're talking about. What are constructors? Yes, Vedant, you're right. Anyone else can answer me? Constructor. कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है. जब ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्शन होता है, उस ऑब्जेक्ट को हम इनिशियलाइज करने में यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर. It's a special member function. Constructors are special member functions which are used to initialize member variables of an object. ठीक है, which are used to initialize member variables of an object. तो जब मेरा ये ऑब्जेक्ट S यहाँ पे क्रिएट हुआ तो हमने इसी लाइन पे इमीडिएटली आपका ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया, और जहां पे ये प्रिंट होगा एंटर एन आईडी, एंटर आईडी एंड नेम, आप जो भी वैल्यू डालोगे वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी इन दो वेरिएबल्स में. नो स्पेशल मेंबर फंक्शन में जैसे आपने यहाँ पे समवन हैव आंसर्ड मी सेम एज ऑफ क्लास नेम, से कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास नेम सेम होता है. इस 7th लाइन पे क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर नेम सेम है, तो ये कंस्ट्रक्टर का आंसर नहीं हुआ, ये तो स्पेशलाइजेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर हुआ. What is the specialization? The name of the constructor is same as of your class name. Then no return type, not even void. अरे बोला तो है ना, स्पेशल मेंबर फंक्शन है, फंक्शन है तो फंक्शन को तो void होता है, ये रिटर्न टाइप होती है. राइट, ये फंक्शन है, इंट है, उसको रिटर्न टाइप है. ये फंक्शन है, उसको रिटर्न टाइप है void. तो ये फंक्शन है लेकिन रिटर्न टाइप है क्या? नहीं है. क्यों? उसकी स्पेशलिटी है वो. सो नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन void. तीसरा स्पेशलिटी, आप कभी भी आपके कंस्ट्रक्टर को, कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन प्राइवेट में नहीं रख सकते हो. क्यों? अगर आपने प्राइवेट पार्ट, प्राइवेट मेंबर कर दिया तो आप क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट उसको कॉल कर सकता है. द विजिबिलिटी ऑफ द कंस्ट्रक्टर शुड बी ऑलवेज पब्लिक. द विजिबिलिटी ऑफ द कंस्ट्रक्टर शुड बी ऑलवेज पब्लिक. One second. Yes. Yes, Vedant. कुछ किसी ने मैसेज किया है. Function of constructor is to initialize member variables of an object. Is to initialize member variables of an object. Clear है? Even to set required member variables मतलब वही हुआ, initialize करना ही हुआ. सेट रिक्वायर्ड, सेट मतलब x इक्वल्स टू 5, तो आपने 5 की वैल्यू, 5 एक वैल्यू है जो आपने सेट कर दी x वेरिएबल को. दैट्स इट. ओके ओके, सो यहाँ पर मैं दिस कीवर्ड बता रही हूँ, बट हमने थोड़ा कंस्ट्रक्टर्स का रिवीजन किया. इट सीम्स दैट आप लोग रिवाइज खुद से नहीं करते हो. एटलीस्ट गो एंड वॉच योर पास्ट वीडियोस. 2x की स्पीड पे जाके देख लो, समझ में आ जाएगा, सिर्फ सुनना है आपको. ओके,
तो अभी एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। आप लोग ने मुझसे पूछा नहीं कि मैम ये जो एस स्टूडेंट एस ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे जो भी हम वैल्यूज डालेंगे, सपोज मैंने आई डाली 100 और नेम डाला PI, ठीक है, तो जब मैं एस डॉट शो करती हूँ तो वैल्यू वही बराबर आती है 100 एंड PI। सो लेट मी क्रिएट वन मोर ऑब्जेक्ट एस, इसका नाम देते हैं S1, ये S2 और S3, तीन ऑब्जेक्ट बना दिए हमने। तो जब S1 का शो होगा तो जो हमने S1 के लिए जो वैल्यूज डाले थे वही आएंगे, S2 के शो में S2 की वैल्यूज आएगी, S3 के शो में S3 की वैल्यूज आएंगी, राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? जो भी वैल्यूज हमने S1 के डाले वही S1 के शो में आएंगे, S2 के वैल्यूज S2 के शो में आएंगे, S3 के वैल्यूज S3 के शो। कभी भी आपका कंपाइलर कंफ्यूज क्यों नहीं होता, हमें रॉन्ग वैल्यूज क्यों नहीं दे देता? ID और A वेरिएबल ऑब्जेक्ट S1 का है, इसका ये वैल्यू, ऑब्जेक्ट S2 का ID और A तो सबके लिए सेम है ना, तीनों वेरिएबल के लिए ID A सेम है, तो कभी भी हम कंपाइलर कंफ्यूज क्यों? द व्हाई इज कंपाइलर, हाउ कम कंपाइलर इज गिविंग अस अ राइट आंसर? क्योंकि दिस कीवर्ड जो यहाँ पे पूरे प्रोग्राम में लिखा नहीं है ना, ये इम्प्लिसिटली खुद ही, जब भी आप एक ऑब्जेक्ट यूज करके फंक्शन कॉल करते हो S1 डॉट शो, वो यहाँ पर है ना खुद ही पास हो जाता है। समझो यहाँ पे ऐसे दिस को पास कर दिया, तो दिस मतलब खुद, सेल्फ, दिस मतलब सेल्फ। तो S1 ने जब कॉल किया शो को तो S1 ने अपने आप को पास कर दिया, तो जब S1 का शो हुआ तो यहाँ पर अभी S1 के ही ID और A प्रिंट होगा। सिमिलरली जब S2 का शो हुआ तो दिस इम्प्लिसिटली पास हो गया, हमने पास नहीं किया है, कंपाइलर ने खुद ने दिस चिपका कर भेज दिया फंक्शन के अंदर, तो S2 का ही ID और A पास प्रिंट होगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट थोड़ा बहुत समझा। दिस मतलब सेल्फ, एक पॉइंटर है जो खुद को ही हमने लगा के रखा है, थोड़ा बहुत समझा? यस, अ पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टू इटसेल्फ, खुद को ही पॉइंट कर रहा है वो। खुद को कौन, वो कौन है, वो सेल्फ पर्सन कौन है? ऑब्जेक्ट है। अंडरस्टैंड, लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं? पॉइंटिंग टू इटसेल्फ, बट कौन है वो, खुद कौन है? दैट इज एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट ने खुद को पॉइंट कर रखा है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पास है दिस कीवर्ड, ऑब्जेक्ट का एक्सेस स्पेसिफायर है वो। ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आपके शायद नोट्स में एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है दिस कीवर्ड के लिए, थोड़ा सा इजी करते अपन दिस कीवर्ड को। ओके, सो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, सभी को ये एग्जाम्पल दिख रहा है? वी हैव क्रिएटेड अ क्लास पर्सन, एक क्लास बनाई है हमने जिसके अंदर एक नेम कैरेक्टर एरे है, एक इंटीजर एज है, और आपने यहाँ पे पर्सन नाम का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। नो दिस इज नॉट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है बच्चा। व्हाट विच टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इट इज? तीन टाइप के कंस्ट्रक्टर पढ़े थे हमने, डिफॉल्ट जिसमें कोई पैरामीटर्स नहीं होता, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। आई गेस कॉपी कंस्ट्रक्टर को आपको नोट्स में नहीं था इसलिए हमने डीपली नहीं देखा है कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है? सो दो पैरामीटर्स आपने पास किए यहाँ पर, एक कैरेक्टर का पॉइंटर वेरिएबल s है और एक इंटीजर a है। क्यों मैम कैरेक्टर का पॉइंटर वेरिएबल s क्यों पास किया है? क्योंकि यहाँ पे ये क्या बोलता है, स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग अलाउड नहीं है। जैसे आप x इक्वल्स टू 5 कर सकते हो, इंटीजर x, या एज इक्वल टू 5 कर सकते हो, बट आप नेम इक्वल टू
रोग नहीं दे सकते हो, नेम इक्वल्स टू प्रियंका नहीं लिख सकते हो, आपको नेम पहले पॉइंटर बनाओ प्रियंका को, फिर आप कॉपी करवाओ। तो यहाँ पर हमने स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज किया, जहाँ पे नेम में जो वैल्यू लिखेंगे वो एस में लिखेंगे, पहले एस पॉइंटर से स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ दिस इज योर ग्रेटर फंक्शन एक यूज किया है। ओके, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यहाँ पे जरूरत नहीं है, रिमूव द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हम कब यूज करते हैं? व्हेन डू वी यूज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर? प्रीलिम्स हुए ना, सबके पढ़ा है ना आप लोगों ने प्रीलिम्स के लिए? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हम स्कोप, यस वेरी गुड देव, ग्लोबल वेरिएबल के लिए यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम इसीलिए यूज करते हैं जब हमें कोई भी फंक्शन एक्सटर्नली या इनलाइन डिफाइन करना हो। एक्सटर्नली या इनलाइन, इंटरनली होता तो कभी यूज नहीं करते। जैसे अभी ग्रेटर फंक्शन इंटरनली था तो भी वहां पे स्कोप रेजोल्यूशन लिखा था तो वो नहीं आएगा, बट अगर मुझे उसको एक्सटर्नली डिफाइन करना होता तो हम स्कोप रेजोल्यूशन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो पर्सन एम्परसेंट लिखा हुआ है वो इसीलिए बिकॉज आपका रिटर्न टाइप एक पॉइंटर है। दिस क्या होता है? पॉइंटर होता है, राइट? तो पॉइंटर के लिए आपको एम्परसेंट तो लिखना ही पड़ेगा। एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का सिंटेक्स क्या है? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का सिंटेक्स क्या है? ये देखो, पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं हम, क्लास नेम, फिर स्कोप रेजोल्यूशन बाइंड करना, फंक्शन नेम। ठीक है, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड स्पेसिफाई द कॉन्टेक्स्ट टू विच। अब ये तुमने क्या कॉपी पेस्ट किया है वेदांत? ओके 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 वेदांत, ठीक है। तो ये बाइंड करेगा आपके क्लास के फंक्शन को क्लास के साथ में ही, एक्सटर्नली डिफाइन जब करने जाते तभी। क्लियर है? बुक में लिखा है it helps to identify and specify the context to which an identifier refers, particularly by specifying a namespace. ठीक है, this is written in your textbook for scope resolution operator. तो सबसे पहले रिटर्न टाइप आता है, देन क्लास नेम। ओके, तो ये जो पहला वाला है वो आपका रिटर्न टाइप हुआ है ना, और देन इट्स अ क्लास नेम। I'm not changing anything over here my notes, अपन बाद में इसको जब रन करेंगे then that time I'll change. Important है फोकस करना यहाँ पर। हमने एक पर्सन नाम का, ग्रेटर नाम का जो फंक्शन है उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट लिया है, पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं हम लोग, और चेक कर रहे हैं इफ x डॉट एज इज ग्रेटर देन एज। लेट्स रीड दिस फंक्शन एक बार लेटर ऑन, पहले हम void main पे आ जाते हैं। इतना समझा है ना आपको? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ने क्या किया वो समझा? डिस्प्ले फंक्शन प्रिंट कर रहा है नेम और एज। ओके, वॉइड मेन में हमने क्या किया है? हमने तीन ऑब्जेक्ट्स बना दिए, P1 P2 P3, तीनों में कुछ ना कुछ वैल्यूज है। ओके, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, P1 का वेरिएबल वैल्यू हो गया जॉन 34, अहमद 29, हेबर 57। जब P ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ये लाइन पे, इफ यू गाइज रिमेम्बर ऑपरेटर ओवरलोडिंग, थोड़ा बहुत ऑपरेटर ओवरलोडिंग याद है या भूल गए हो? गो एंड वॉच द वीडियो अगर भूल गए हो तो। P1 ने कौन से ऑब्जेक्ट ने कॉल किया ग्रेटर को? P1 ऑब्जेक्ट ने कॉल किया ग्रेटर फंक्शन को, तो दिस कीवर्ड इज अप्लाइड टू विच ऑब्जेक्ट? नो दिव्यान, P तो ऑब्जेक्ट इधर है, P1 ने डॉट ऑपरेटर किया है, P1 डॉट ग्रेटर, जैसे S डॉट शो हुआ या S2 डॉट शो हुआ,
जो मैंने इधर ये लिखा हुआ था यहाँ पर, ये s1 डॉट शो, s2 डॉट शो, तो कौन से ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है? यस दिव्यान, कौन सा ऑब्जेक्ट ने कॉल किया? इस लाइन नंबर 22 पे s2 ऑब्जेक्ट ने कॉल किया शो को। समझ में आया आपको? ओके, सो सिमिलरली इधर भी P1 ऑब्जेक्ट ने ग्रेटर फंक्शन को कॉल किया। जैसे यहाँ पे S जो भी ऑब्जेक्ट ने कॉल किया, वो ऑब्जेक्ट का दिस पॉइंटर चला जाता था, पास हो जाता था। वैसे ही P1 का दिस पास हो गया, ऑटोमेटिक पास हो गया। हमने यहाँ पे पास क्या किया? P3, P1 पास किया क्या? हमने नहीं पास किया, तो P1 का ऑटोमेटिक पास हो गया। अब इधर से हम जाते हैं ऊपर फंक्शन के अंदर, P3 का वैल्यू हमने दे दिया x के अंदर। आप बोलोगे कि मैम ये एम्परसेंट क्यों लिखा इधर? P3 तो पॉइंटर था ही नहीं, यहाँ पे एम्परसेंट क्यों लिखा? क्या P3 एस्ट्रिक था क्या? पॉइंटर था? नो, बट P3 बीइंग एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास दो अलग अलग वेरिएबल्स है, ठीक है, अलग अलग डेटा टाइप के। तो C++ ने आपके ऑब्जेक्ट को ही बोल दिया कि आपको जब भी इसको यूज करना है, यू हैव टू यूज इट लाइक अ पॉइंटर। तो यहाँ पर हमने उसको रेफरेंस टाइप बना दी, और यहाँ पे %x ले लिया। तो x डॉट एज यानी कि P3 की एज। नो, व्हाट इज P3 की एज? यहाँ पे इधर देखो, राउंड ब्रैकेट में पैरामीटर में क्या पास किया? P3 का एज क्या है? 57। तो हमने 57 को कंपेयर किया विथ ये कौन सा एज है? ये आप लोग मुझे आंसर करो। ये x डॉट एज मतलब 57 इज ग्रेटर देन विच एज? कौन से वेरिएबल की एज? P1, P2, P3, कौन से वेरिएबल की एज? वेरी गुड, वेरी गुड। कैन यू आंसर मी दैट? व्हाई? आंसर राइट है, बट क्यों? ओके, नो, आंसर इज ये जो एज है ना, ये आपका P1 ऑब्जेक्ट का एज होगा, क्योंकि इम्प्लिसिटली पहले तो किसने कॉल किया था? P1 ने कॉल किया इधर, सॉरी, ये P1 डॉट ग्लिटर ने कॉल किया इधर, ठीक है। सो वो दिस कीवर्ड ऑटोमेटिक चला जाएगा, यानी कि जो भी नॉर्मल एज है यहाँ पे लिखा जा रहा है, वो पॉइंट किसको कर रहा है? P1 को। सो अगर आपका 57 इज ग्रेटर देन P1 का एज 34, नाउ दिस इज ट्रू, तो मैं रिटर्न क्या कर रही हूँ? कौन सा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रही हूँ? x, मतलब P3 ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया। तो अभी P में P3 की वैल्यूज आ गई। P में किसकी वैल्यूज आ गई? P3 की। देखो, एल्डर इज P3 की वैल्यूज आ गई सबसे पहले, ठीक है। अब हमने क्या किया? P1 और P2 के बीच में कंपैरिजन किया, P2 पास कर दिया हमने। P2 में तो 29 है, तो 29 इज ग्रेटर देन 37, 34, 29 इज ग्रेटर देन 34, फॉल्स, एल्स में गया, रिटर्न दिस। अरे दिस क्या हुआ? किसने कॉल किया था? P1 ने कॉल किया था। P1 को भेज दो, P1 को भेज दो, P1 आ गया वापस P में, और यहाँ पे अभी हम प्रिंट कर रहे दूसरा। दिस कीवर्ड मतलब खुद को अटैच किया हुआ। ये प्रोग्राम नहीं आएगा आपको एग्जाम में, बट दिस कीवर्ड का मतलब विच इज अटैच टू वन, एक किसी पर्सन को अटैच किया हुआ, किसी ऑब्जेक्ट को अटैच किया हुआ। क्लियर है? अब हम जाते हैं आपके टेक्स्ट बुक पे। दिस कीवर्ड के बारे में देखो, 4 लाइन सिंपली लिखी हुई है। अ कीवर्ड दिस रिप्रेजेंट्स अ पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू द ऑब्जेक्ट, अंडरलाइन दिस, pointer that points to the object with for which the function was called, x dot show। तो x के लिए फंक्शन कॉल की है, तो वो किसके साथ में जुड़ा हुआ है? x के साथ में जुड़ा हुआ है। the function called a dot max will set the pointer this pointer set होगा, किसके लिए होगा? a ऑब्जेक्ट के लिए होगा। the pointer this acts as an implicit argument, ऑटोमेटिक पास हो जाता है to all the member functions। जितने भी मेंबर फंक्शन है, सब फंक्शन के लिए इम्प्लिसिट ऑटोमेटिक पास हो जाता है। ये 4 लाइन बहुत इजी है, अगर आप बिना
प्रोग्राम के समझने जाओगे समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है? क्लियर है? shall we move ahead? now pointer to derived class, again a very important concept. पॉइंटर था, आपने बनाया पॉइंटर, कोई भी एक क्लास का पॉइंटर बनाया, आप उसको पॉइंट, अभी तक तो जैसे हमने यहाँ पे बनाया था ये आइटम क्लास का पॉइंटर पीटीआर, उसने तो खुद के ही क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट किया है। ये पॉइंटर टू डिराइव क्लास क्या है? लेट्स सी दैट. If B is a base class and D is a derived class, base and derived class from B, then the pointer declared as a pointer to B can also be pointed to D. इसका मतलब ये pointer to B can also be to D. जो पेरेंट क्लास को पॉइंट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट चाइल्ड को भी पॉइंट कर सकता है, जो पेरेंट को पॉइंट कर रहा है वो चाइल्ड को भी पॉइंट कर सकता है। बेस क्लास का पॉइंटर और बेस क्लास का नॉर्मल ऑब्जेक्ट, डिराइव क्लास का नॉर्मल ऑब्जेक्ट, पॉइंटर किसका बनाया? बेस का ही बनाया, दो नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाया, बेस एंड डिराइव, पॉइंटर फॉर बेस. नाउ पीटीआर can point to parent also, ptr can point to derived also. Using ptr we can access only those members inherited from B and not those members that are originally belong to D. For example, class student में आपके पास दो मेथड है, get data show data, तो D में भी मतलब चाइल्ड में भी get data show data तो आएंगे, बट उससे खुद के भी अलग अलग मेथड्स है, तो मैं अलग अलग मेथड्स नहीं कॉल कर सकती हूँ, सिर्फ जो पेरेंट्स एसोसिएटेड थे वही कॉल कर सकते हैं हम. क्लियर? ओके, कोई क्वेरी है यहाँ पर? नो? अब हम आते हैं आपके वर्चुअल फंक्शंस में, दैट इज योर डायनामिक बाइंडिंग, जहाँ पे ए क्लास में भी शो फंक्शन था, बी क्लास में भी शो फंक्शन था. कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, जो भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे वो वाला शो कॉल हो जाएगा. ठीक है, ये हमारा इनिशियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, उस पे हम आते हैं. सो ये स्टार्टिंग में क्या लिखा है? व्हेन वी यूज अ सेम फंक्शन नेम इन बोथ द बेस एंड डिराइव्ड क्लास. यस, हमने सेम फंक्शन नेम यूज किया है. द फंक्शन इन द बेस क्लास is declared as virtual preceding its normal declaration. void show के पहले आप virtual कीवर्ड लिख दो. जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं तो उसको वर्चुअल फंक्शन कहा जाता है. सिंपल, जब भी हमने कोई भी जहां पर पेरेंट और चाइल्ड में सेम फंक्शन नेम हो और पेरेंट के फंक्शन के आगे वर्चुअल लिखा हुआ है तो वो आपका वर्चुअल फंक्शन बन गया. व्हेन अ फंक्शन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लो. व्हेन अ फंक्शन इज मेड वर्चुअल, जब भी आप ऐसा वर्चुअल कीवर्ड लगा देते हो आगे तो क्या होगा? C++ determines which function to use at runtime based on the type of object pointed out by the base pointer. थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्या बोला मैम? नहीं समझा, क्या लिखा हुआ है? कुछ समझा? वापस से एक बार रीड करते हैं. ये ना, ये जो लाइन है ये हमने ये जो पढ़ा ना उसको रिलेटेड है. अगर ये वाला पार्ट समझा तो ये समझेगा नीचे वाला. एवरीथिंग विच वॉट एवर वी आर रीडिंग ना, वो हर एक चीज का इंपॉर्टेंस है नीचे. ओके, सो फिर से ऊपर वाला पॉइंट एक बार रीड करते हैं. बेस क्लास का पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है बेस क्लास के नॉर्मल ऑब्जेक्ट को एंड डिराइव्ड क्लास के नॉर्मल ऑब्जेक्ट को, पेरेंट के भी चाइल्ड के भी. कौन सा पॉइंटर? बेस का पॉइंटर पेरेंट को भी पॉइंट करता है, चाइल्ड को भी पॉइंट करता है. यहाँ पर जब हम पेरेंट में एक फंक्शन को वर्चुअल बना देते हैं तो C++ डिटरमाइन क्या करता है? कौन सा फंक्शन रन टाइम पे कॉल करोगे वो डिपेंड करता है आपका पॉइंटर, बेस क्लास का पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है. बेस क्लास का पॉइंटर, सिंपल, एकदम इजी, मुझे आंसर चाहिए. बेस क्लास का पॉइंटर अगर बेस को पॉइंट करेगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? पेरेंट का ही, राइट? बेस क्लास का ऑब्जेक्ट अगर चाइल्ड को पॉइंट करेगा तो चाइल्ड का ही कॉल होगा. सो यहाँ पे देखो, थर्स बाय मेकिंग बेस पॉइंटर टू पॉइंट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट
बेस के पॉइंटर को दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पास करेंगे तो हम अलग अलग वर्चुअल फंक्शन के वर्जन देख सकते हैं. सो यहाँ पे वी हैव एक डिस्प्ले और एक वर्चुअल शो, जो शो बेस बोल रहा है. डिराइव्ड है. शो में देखो यहाँ पे वर्चुअल ये था, दोनों ही ओवरलोडिंग हुआ है. डिस्प्ले डिस्प्ले, शो शो, बट वर्चुअल किसको लगाया हमने? शो को लगाया खाली. ठीक है. बेस क्लास का बी एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, डिराइव्ड क्लास का डी नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, बेस क्लास का बीपीटीआर आपका पॉइंटर ऑब्जेक्ट है. ओके. नाउ व्हेन पॉइंटर ऑब्जेक्ट इज पॉइंटिंग टू बेस क्लास, पॉइंटर ऑब्जेक्ट पॉइंटेड टू बेस क्लास. अब हमने डिस्प्ले किया तो ये बेस वर्जन कॉल कर रहा है. शो किया तो बेस वर्जन कॉल होगा. व्हेन पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू डी, डिराइव्ड को, बिकॉज आपका डिस्प्ले वॉज नॉट अ वर्चुअल फंक्शन, उसने बेस वर्जन ही कॉल किया. डिस्प्ले में इट वॉज नॉट वर्चुअल ऊपर पेरेंट में, तो उसने डिस्प्ले बेस किया. जैसे शो किया तो वो डिराइव्ड वाला ही कॉल करेगा. क्लियर हुआ आपको? एवरीथिंग इज क्लियर ओवर हियर. इस एग्जाम्पल बहुत इजी है. वर्चुअल फंक्शन का भी पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया इस एग्जाम्पल में. यू वांट मी टू रिपीट इट वंस अगेन? ओके. वर्चुअल फंक्शन कब यूज होता है? जहां पर ओवरराइडिंग हो. पेरेंट क्लास का भी फंक्शन नेम सेम, चाइल्ड में भी फंक्शन नेम सेम, बट कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करोगे वो वाला आपको आउटपुट ये मिलेगा, आउटपुट कॉल होगा फंक्शन. राइट. तो यहाँ पे हमने पॉइंटर्स का यूज करके भी बेस क्लास का पॉइंटर यूज किया. वर्चुअल कीवर्ड लिखा तो बेस क्लास का पॉइंटर बेस को पॉइंट करेगा तो उसका वर्जन देगा. बेस क्लास का पॉइंटर डिराइव्ड को पॉइंट करेगा तो डिराइव्ड का भी हमें आउटपुट मिल जाएगा बिकॉज ऑफ द कीवर्ड वर्चुअल. ओके. नाउ रूल्स फॉर वर्चुअल फंक्शन. ये 10 पॉइंट्स क्विकली रीड करो, क्विकली. They are accessed by using object pointers only. आप वर्चुअल फंक्शंस को नॉर्मल ऑब्जेक्ट से नहीं कॉल कर सकते हो. A virtual function can be a friend of another class. Friend of another class, friend functions बाकी हम देखेंगे. A virtual function in base class must be defined. Base class में, parent class में must be defined even though it may not be used. आप उसको बाद में यूज करो नहीं, लेकिन virtual आपको लिखना always is a better option. The prototype of the base class version of the virtual function and all derived class version must be identical. अगर आपने शो में पैरामीटर पास नहीं किया है तो चाइल्ड के शो में भी पैरामीटर पास मत कीजिए. जैसा पेरेंट में जो फंक्शन डेफिनेशन है, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, वैसा ही आपके डिराइव्ड क्लासेस में भी होना चाहिए. इफ टू फंक्शन हैव टू डिफरेंट प्रोटोटाइप्स तो वो ओवरराइडिंग तो हुई नहीं. तो क्या होगा? टू डिफरेंट प्रोटोटाइप हो गया तो वो तो ओवरलोडिंग हो गया. पैरामीटर्स अलग अलग हो गए. हमने ओवरलोडिंग में क्या पढ़ा था? फंक्शन सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स. वी कैन नॉट हैव वर्चुअल कंस्ट्रक्टर्स. कंस्ट्रक्टर्स वर्चुअल नहीं हो सकते बट डिस्ट्रक्टर्स हो सकते वर्चुअल. बेस पॉइंटर कैन पॉइंट टू एनी दिस. ये जो 7th पॉइंट है ये किसी को एमसीक्यूज में आया अभी, ट्रू या फॉल्स है, किसी में तो था. We cannot have virtual constructors, but we can have virtual destructors. Is it true or false? It's true. Base pointer can point to any type of derived objects. The reverse is not true. मतलब derived parent अपने बच्चे को point कर सकता है, but child cannot point to its parent. That is why we cannot use pointer to derived classes to access an object of the base type. डिराइव्ड को पॉइंट करके पेरेंट को नहीं कॉल कर सकते हो. अगर वो पॉइंटर डिराइव्ड का हो तो डिराइव्ड का पॉइंटर होगा तो बेस को नहीं करेगा. बेस का पॉइंटर हुआ तो बेस को भी करेगा, डिराइव्ड को भी करेगा.
ये प्योर वर्चुअल फंक्शन एकदम 4 लाइन का ही है. लेट्स रीड इट आउट. ओके, प्योर वर्चुअल फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन जो कुछ काम नहीं कर रहा, जिसको बोलते हैं डू नथिंग फंक्शन. क्या बोलते हैं उसको? डू नथिंग फंक्शन, जो कुछ भी काम नहीं करता. क्यों? उसके आगे वर्चुअल लिखा हुआ है, वॉइड डिस्प्ले है. अब ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट ओपन होने चाहिए थे ना, कर्ली ब्रैकेट ही नहीं है, तो यहाँ पे इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, नथिंग, कुछ भी मार्क्स नहीं है, जीरो. डू नथिंग, काम ही नहीं किया उसने. तो जब ऐसा फंक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्योर वर्चुअल फंक्शन. ये कहाँ पे लिखेंगे? अगेन ये बेस क्लास में लिखा जाता है. क्यों लिखा जाता है? ताकि आप जेनेरिक चीजें बेस में रखो, स्पेशलाइज चीजें अपनी चाइल्ड क्लास में रखो. जो मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक्सप्लेन कर रही थी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनती है? जब आपके एक क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा तो ऑटोमेटिक उसको बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास. A virtual function declared in a base class that has no definition. Definition नहीं मतलब curly brackets नहीं है. बेस क्लास में कर्ली ब्रैकेट नहीं है, वर्चुअल फंक्शन के अंदर कर्ली ब्रैकेट नहीं, तो उसको बोलेंगे प्योर वर्चुअल फंक्शन. इन सच केसेस द कंपाइलर रिक्वायर्स. अब अगर कोई ऐसा क्लास है जिसके अंदर कोई प्रोग्राम फंक्शन काम नहीं करता, डू नथिंग है, तो उसका आप ऑब्जेक्ट ही नहीं क्रिएट कर सकते हो. जैसे आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जैसी एक क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन आ गया, उसको हम वर्चुअल बेस क्लास बोल सकते हैं या तो एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास बोलते हैं. ओके, वर्चुअल बेस क्लास या तो एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास. इन सच केसेस अब जिसको ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो, तो सीधी बात है आपको ऐसे क्लास का चाइल्ड क्लास डेफिनेटली बनाना पड़ेगा. द कंपाइलर रिक्वायर्स ईच डिराइव्ड क्लास, जो भी चाइल्ड क्लास रहेगी उसमें कंपलसरी सारे प्योर वर्चुअल फंक्शन का डेफिनेशन देना पड़ेगा. प्योर वर्चुअल फंक्शन को डिफाइन जरूर करना पड़ेगा. और अगर आप बोलोगे मेरे को डिफाइन नहीं करना, तो आपको भी वापस से प्योर वर्चुअल फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा. ये पॉइंट समझ में आ रहा है? इन सच केसेस द कंपाइलर रिक्वायर्स ईच डिराइव्ड क्लासेस. ए क्लास है, उसके 3 डिराइव्ड है, बी सी डी. हायरार्किकल इनहेरिटेंस को पिक्चर करो, ए बी सी डी. ओके, ए में प्योर वर्चुअल फंक्शन है, बी बोलता है कि मेरे को डिफाइन नहीं करना, तो बी अगेन हैज टू रीडिक्लेयर इट एज, जो भी फंक्शन था उसको वापस प्योर यहाँ पे बनाना पड़ेगा, प्योर वर्चुअल फंक्शन. तो बी का भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो बी का भी चाइल्ड बनेगा. सी बोलता है कि चलो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा, तो सी का चाइल्ड, यहाँ पे सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है. डी बोलेगा अगर मुझे डिफाइन नहीं करना, तो डी का भी चाइल्ड क्लास बनेगा, बिकॉज बी एंड डी अगेन वो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनेंगे जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता. एंड इन क्लासेस को आपको वापस डिराइव करना पड़ेगा नीचे. A class containing pure virtual functions are also called as abstract base classes. Clear है? Done? Clear? I'll give you 5 minutes guys. 5 मिनट में आप लोग क्विकली आज जो भी रीड किया है, आप एक पढ़ाया हमने, उसको रिवाइज करो, बिकॉज ये जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इफ यू रियली डू नॉट वांट टू स्टडी ओएस, आपको स्किप करना है ओएस, तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो है ना, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा लगता है कि ट्विस्ट ट्विस्ट कर रहा है कुछ. सो इसको एक बार रीड कर लो, अच्छे से रीड करो, ठीक है? आई विल गिव यू 5 मिनट्स. वंस डन मेरे को थम्स अप दे दीजिए. ओके,
ये जो कीवर्ड्स है अर्ली बाइंडिंग, स्टैटिक बाइंडिंग, ये इंपॉर्टेंट है। अर्ली बाइंडिंग, स्टैटिक बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग, डायनामिक बाइंडिंग, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये दो थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको सी प्लस प्लस में। I'll arrange one exam if possible. I'll ask with Nidhi ma'am, Pratik sir, I'll arrange an exam for you people for this 3 chapters after आपका ही संडे को टेस्ट के बाद में। चलो let's start with the new topic, working with files. थियोरी एंड प्रैक्टिकल्स दोनों रहेगा, कोडिंग भी लिखना रहेगा एंड थियोरी भी रहेगा, दोनों ऐसा आई अरेंज अ टेस्ट। देखो बोर्ड्स ऑफलाइन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो स्कोर करना है, सीएस ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत स्कोरिंग है। इट इज वन सच लैंग्वेज जिसके क्वेश्चन में आंसर होता है। द ओनली थिंग विच वी नीड टू क्रैक इज वो लैंग्वेज इंग्लिश लिखा है, आपको उसको कोडिंग लैंग्वेज में लिखना है, उसी क्वेश्चन को आपको कोडिंग में लिखना है। So that smart we have to be. It's easy, do not worry, आएगा आप लोगों को, you will definitely score good marks, don't worry। जो भी हमने किया है ना, सिर्फ वीडियोस ही भी देख लोगे तो भी चल जाएगा, दैट्स इट, उतना भी करोगे तो भी बहुत है। ओके, सो वर्किंग विथ फाइल्स, फाइल हैंडलिंग। सबसे पहले तो फाइल हैंडलिंग क्यों, ये टॉपिक क्यों है, क्यों पढ़ना है, बिकॉज यहाँ पे सब्जेक्ट में है, इधर इसलिए पढ़ना है या कुछ तो भी होगा। सो जब सी प्लस प्लस या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप रन करते हो, जैसे अभी हम ऑनलाइन जीडीबी यूज करते हैं, ठीक है, तो जब हमने वहां पे रन किया तो आउटपुट नीचे कंसोल पर आया, और वहीं पे ही आप जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ आप क्लोज कर दोगे, आउटपुट चला जाएगा। ओके, बट सपोज आपको परमानेंटली उस आउटपुट को कहीं पे स्टोर करके रखना है, ठीक है। आपका कोड है, कोड ने कम्युनिकेट किया सी आउट और सी इन करके कंसोल के साथ में, कोड ने कम्युनिकेट किया सी आउट एंड सी इन से, ठीक है, कंसोल के साथ में सी आउट एंड सी इन किया। बट सपोज ये जो सी आउट सी इन हो रहा है उसको आपको परमानेंटली स्टोर भी करके रखना है समवेयर, तो हम यूज करेंगे फाइल हैंडलिंग। हम अभी तक अपने प्रोग्राम, ये आपका प्रोग्राम जो है ना, इधर जो डायग्राम है,
इस डायग्राम में जो प्रोग्राम है उससे हमने हमेशा क्या किया था, वी डिड सी आउट एंड सी इन, कंसोल में आउट एंड इनपुट कर रहे थे, कंसोल में लिखना, सी आउट करना, कंसोल से इनपुट लेना, ठीक है। अब प्रोग्राम में मुझे फ्रॉम द प्रोग्राम मुझे सी आउट देना है, आउटपुट देना है मेरे फाइल में, ठीक है, फाइल में, और मुझे इनपुट अगर लेना है फाइल से, डेटा इनपुट आ रहा है, ये मेरी आउटपुट स्ट्रीम है, आउटपुट दे रहे हैं हम, और ये इनपुट लेकर आ रहे हैं हम, किधर हो रहा है ये सब, फाइल से। फाइल कैन बी योर .txt फाइल, .docx फाइल, एनी फाइल, वहां से डेटा इनपुट एंड डेटा आउटपुट करना हमें। अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा ऑन अ डिस्क। एक हार्ड ड्राइव में या कहीं पे भी आप फाइल जब बनाते हो तो आप उसके अंदर रेलेवेंट डेटा रखोगे जो थोड़ा सेम हो। So programs can be designed to perform read and write operation on these files. आप वहां पे फाइल बना सकते हो, उसमें से रीड कर सकते हो, लिख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। C++ आपको एक डिफरेंट इंटरफेस देता है ये काम परफॉर्म करने के लिए। द स्ट्रीम दैट सप्लाइज डेटा टू द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम में आपका .cpp फाइल होता है उसमें आपको डेटा चाहिए, फाइल से डेटा चाहिए तो आप इनपुट स्ट्रीम यूज करते हो। एंड जब आप प्रोग्राम .cpp से आउटपुट दोगे फाइल के अंदर तो आप आउटपुट स्ट्रीम यूज करोगे, ठीक है, लॉजिकल है। डेटा आपको लेना है फाइल से तो इनपुट स्ट्रीम, डेटा आपको प्रोग्राम से फाइल में लिखना है तो आउटपुट स्ट्रीम। दिस लाइन, द स्ट्रीम दैट सप्लाइज डेटा टू द प्रोग्राम, प्रोग्राम है, डेटा आ रहा है, इनपुट स्ट्रीम से आ रहा है, दिस इज योर प्रोग्राम। आप प्रोग्राम से डेटा बाहर भेज रहे हो तो आप आउटपुट स्ट्रीम से भेज रहे हो। द इनपुट स्ट्रीम एक्सट्रैक्ट्स, क्या करेगा, इनपुट स्ट्रीम जो फाइल है ना, ये सपोज एरो उल्टा समझ लो, रीड कर रहे हो आप डेटा, इनपुट स्ट्रीम क्या करेगा, डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा, डेटा लेकर आएगा, कहाँ पे डालने के लिए, प्रोग्राम में डालने के लिए, ठीक है। आउटपुट स्ट्रीम क्या करेगा, आउटपुट स्ट्रीम इंसर्ट करेगा, प्रोग्राम से हम इंसर्ट कर रहे हैं फाइल में लिखने के लिए, प्रोग्राम से पुश करेंगे फाइल में लिखने के लिए, इसलिए इंसर्ट करेंगे। तो एक्सट्रैक्ट करना, रीड करना, इंसर्ट करना, आउटपुट देना, ठीक है, राइट करना, राइट करने के लिए। ये थोड़ा समझ में आया, ये दो लाइन, ये दो पॉइंट समझे, क्लियर है? यस गाइस, इनपुट स्ट्रीम एक्सट्रैक्ट करेगा बिकॉज हमें प्रोग्राम जो है, इस प्रोग्राम में डेटा लेना है, फाइल से डेटा लेना है तो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे, रीड कर रहे हैं। प्रोग्राम से फाइल में जब डेटा लिखना है तो हम इंसर्ट करेंगे, वी आर राइटिंग इन द फाइल, वी आर इंसर्टिंग इन द आउटपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम में हम इंसर्ट करेंगे, ओके। द इनपुट ऑपरेशन इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ इनपुट स्ट्रीम and linking it to the program. Similarly, output operation involves establishing output stream which with necessary links to the output. मतलब आउटपुट जब आप लिख रहे हो तो आपको पेन चाहिए, रीड कर रहे हो तो आपको रीड इनपुट स्ट्रीम चाहिएगी ना। बेसिकली यहाँ पर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एंड ये आपको फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। थियोरी बेस्ड में अगर कुछ क्वेश्चन आता है यू कैन डेफिनेटली ड्रॉ दिस डायग्राम और ये दो पॉइंट लिख सकते हो, फुल मार्क्स है आपको इससे। क्लास फॉर इनपुट फाइल ऑपरेशन करने के लिए C++ खुद की क्लासेस देता है। ये स्ट्रीम है, आई स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम एंड एफ स्ट्रीम। आई एफ स्ट्रीम मतलब इनपुट फाइल स्ट्रीम, फाइल से इनपुट लेना है। ओ एफ स्ट्रीम फाइल में इनपुट देना है एंड एफ स्ट्रीम मतलब फाइल हैंडलिंग, पूरी की पूरी फाइल हैंडलिंग, चाहे वो इनपुट हो या आउटपुट हो, ठीक है। तो ये जो आपका बेस क्लास है, एफ स्ट्रीम पेरेंट है, उस पेरेंट से दो चाइल्ड बनाई है, आई इनपुट के लिए, ओ आउटपुट के लिए। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फाइल कैसे करोगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द फाइल, अगर आपको इनपुट के लिए इनपुट लेना है तो आप आई एफ स्ट्रीम यूज करोगे। आई एफ स्ट्रीम यूज होता है रीड करने के लिए, डेटा रीड करने के लिए। कहाँ पर रीड करना है, मेरे प्रोग्राम में। .cpp जो प्रोग्राम फाइल है, इस .cpp को txt से डेटा रीड करना है। txt में लिखा आई एम लर्निंग फ्रॉम प्रोग्रामेटिक्स, तो आपने वो चीज यहाँ पे लेनी है आपको इधर, ठीक है। लर्न
आई एम डूइंग C++ सब्जेक्ट नाउ, तो ये जो सब्जेक्ट है CS1, ये वहां पे TXT में लिखा हुआ है, ये चीज आपको रीड करना है, तो आप IF स्ट्रीम यूज करोगे। IF स्ट्रीम का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, कोई भी नाम दे सकते हो, XYZ, PI, RC, एनी नेम यू कैन गिव। IF स्ट्रीम का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट नेम डॉट ओपन, बुक ओपन करो, रीड करा तो ओपन करो। कौन सी बुक ओपन करोगे? जो नाम यहाँ पे लिखोगे, जो भी नेम आप यहाँ पे लिखोगे वो ये बुक ओपन हो जाएगी। कहाँ ओपन होगी? OS में, ऑपरेटिंग सिस्टम में। हमें नहीं दिखाई देगी, CPP में नहीं दिखाई देगा, बट सिस्टम के अंदर फाइल ओपन हो गई है। This statement will open a file to read data from this file name, data file name. OF stream कौन सा क्लास बनाया, अभी यूज किया? आउटपुट, मुझे लिखना है आउटपुट स्ट्रीम, आउट फाइल डॉट ओपन डेटा, तो ये फाइल ओपन हो गई लिखने के लिए विथ अ पेन। ओके, opens a file to write stream of objects in data file. Stream object can be any valid C++ name, मतलब ये आउट फाइल और इन फाइल जो है ना, ये आप ABCDXYZ, रोग, कोड, प्रोग्राम, मैट्रिक्स, कुछ भी नेम ले सकते हो, ठीक है। ये वैलिड आइडेंटिफायर्स होंगे। फाइल नेम, जो आपको फाइल एग्जिस्टिंग हो, फाइल जो एग्जिस्टिंग होगी वो आप नेम लोगे। The class fstream is used for reading and writing, दोनों चीजों के लिए आप यूज कर सकते हो। कौन से मोड में आप फाइल ओपन करना चाहते हो वो भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। जब आप fstream यूज करते हो तो आपको रीड मोड में ओपन करना है, राइट मोड में ओपन करना है, अपेंड मोड में ओपन करना है, जो भी मोड में ओपन करना है वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। इन द ओपन मेथड, ओपन फंक्शन के अंदर आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया x डॉट ओपन, फाइल नेम लिखा, और आपने R मोड, W मोड, जो भी मोड में ओपन करना आप वो कर सकते हो। दीज आर फ्यू मोड्स जो आप पास कर सकते हो इधर। iOS APP मतलब अपेंड, ATE एंड ऑफ फाइल में जाओ, ओपन करो फाइल लेकिन एंड ऑफ फाइल में जाकर। बाइनरी फाइल, इन यानी कि ओपन फाइल फॉर रीडिंग, ओनली रीडिंग। नो क्रिएट, ओपन, सपोज आप आपने एक फाइल नेम दी है rogue.txt, बट आपके कंप्यूटर में rogue.txt है ही नहीं और आप उसको ओपन कर रहे हो लिखने के लिए, तो बाय डिफॉल्ट अगर नहीं होता है ना तो वो क्रिएट कर देता है, लिखना शुरू कर देता है। बट अगर आप ये मोड लिखते हो नो क्रिएट, तो आप कंपलसरी क्या बोल रहे हो, अगर rogue.txt नहीं है तो आप क्रिएट मत करो, फेल कर दो, ऑपरेशन फेल कर दो। ऑपरेशन फेल हो जाएगा अगर rogue.txt एग्जिस्ट नहीं करती। नो रिप्लेस, सपोज rogue.txt ऑलरेडी है, उसके अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, XYZ TXT लिखा हुआ है, और सपोज आपने फिर से उसको ओपन मोड में यूज किया ना तो वो पूरा रिप्लेस कर देगा, जो पहले का डेटा था वो रिप्लेस कर देगा। बट आपने लिखा एक्सप्लिसिटली नो रिप्लेस, तो ओपन जो करंटली फाइल बनेगी ना वो ओपन होगी ही नहीं, क्योंकि आपने नो रिप्लेस कहा था, ऑलरेडी एग्जिस्ट थी, तो आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। आपने लिखा code.txt तो वो ओपन करेगा, ठीक है। आउट राइट करने के लिए सिर्फ ट्रंक मतलब डिलीट कर दो, कंटेंट जो लिखा हुआ फाइल से डिलीट कर दो। क्लोजिंग ऑफ फाइल, सिर्फ क्लोज फंक्शन यूज करना है, बाकी सब इतना यू कैन जस्ट रीड इट आउट, इट्स नथिंग जो डिफिकल्ट हो अंडरस्टैंड करने के लिए। डिटेक्टिंग एंड ऑफ फाइल, क्या मैं एंड ऑफ फाइल रीड करते करते हम एंड ऑफ फाइल पे पहुंच गए कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। जब आप एक फाइल को ओपन कर रहे हो रीड करने के लिए, तो कब तक आप रीड करोगे, जब जहां तक लिखा हुआ है उधर तक ही रीड करोगे, है ना। तो डिटेक्शन ऑफ एंड ऑफ फाइल इज कंपलसरी, पता होना चाहिए कि आपको आगे रीड अटेम्प्ट डालना है या नहीं डालना है। सो एंड ऑफ फाइल एक फंक्शन है जो आप यूज करते हो टू चेक वेदर आपका पॉइंटर लास्ट में पहुंच गया है कि नहीं, रीच कर चुका है कि नहीं। ओके, EOF मतलब end of file is used to check whether a file pointer has reached to the end of file. अगर आप सक्सेसफुली रीच करते हो तो इट्स अ नॉन जीरो, अदरवाइज इट्स अदरवाइज रिटर्न्स 1। ओके, ये यू कैन जस्ट
रीड दिस फाइल पॉइंटर्स एंड मैनिपुलेशन. सीक जी, सीक पी, टेल जी, टेल पी क्या काम करता है. इफ यू हैव एनी क्वेरी देन डेफिनेटली लेट मी नो अबाउट दिस. मैसेज करो मुझे पर्सनल पे, कुछ भी क्वेरी हुआ तो आपको. ये इतना, बाकी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. जो फाइल के ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट थे, IF स्ट्रीम, OF स्ट्रीम, वो हमने देख लिया. ओपन करना, क्लोज करना. क्लियर है? बंधन क्लियर है? डू यू हैव एनी क्वेरीज? नेक्स्ट क्लास कल होगा मोस्टली, जहां पे हम अभी रिवाइज करेंगे कल आपका HTML चैप्टर. ओके, वी विल रिवाइज योर टुमारो HTML चैप्टर. सो अगर HTML चैप्टर आप लोग ने रीड किया हुआ है, सर ने पहले वाले सर ने करवाया है, सो डेफिनेटली लेट मी नो कुछ क्वेरीज है क्या उसमें, तो हम उसी पे फोकस करेंगे. ओके, चलो देन.